मैं दीपिका कोचर चौधरी मोनाराम मीर मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन 5 NRE निर्वाणी से। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगी फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट होने के लिए। आपको बहुत बहुत बधाई। तो आज हम शुरू करते हैं बीएड सेकंड ईयर का सब्जेक्ट फोर्थ स्टैंड का क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके टॉपिक फर्स्ट यूनिट शुरू करेंगे सबसे पहले। तो इसका टॉपिक है समावेशी शिक्षा का अर्थ, अवधारणा व महत्व। यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसका टॉपिक है समावेशी शिक्षा का अर्थ, अवधारणा व महत्व। तो बच्चों देखिए, आज के टाइम में हम अपने आस पड़ोस विद्यालय, परिवार, समाज, समुदाय, इसमें हम कई तरह के बच्चे देखते हैं। ये बच्चे अपने आप में विशिष्ट होते हैं, अलग अलग बच्चे होते हैं, सबकी सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। सब बच्चे जो हैं अपने आप में विशिष्ट होते हैं, तो इनके सीखने का तरीका भी अलग होता है। इनको सिखाने के लिए हमें अलग अलग तरीके यूज़ करने पड़ते हैं। इनकी सीखने की क्षमता भिन्न होती है। तो ये बच्चे जो हैं अलग अलग गतिविधियों से कार्य करते हैं। किसी की गति धीमी होती है, किसी की गति तीव्र होती है, कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा धीरे गति से सीखता है। तो ये विशिष्ट बच्चे जो हैं कई तरह के होते हैं। अपंग बच्चे भी होते हैं इसमें, कुछ जो मंद बुद्धि होते हैं, जो बच्चे हकलाते हैं, जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं। तो इन विशिष्ट बच्चों के लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। यही हमारी चर्चा का विषय है। तो पहले समय में क्या होता था कि जो विशिष्ट विद्यालय होते थे, उन विशिष्ट विद्यालयों में विशिष्ट बच्चों को रखा जाता था। तो इन विशिष्ट विद्यालयों में जो विशिष्ट बच्चे हैं, उनके लिए अलग से टीचर, अलग से उनके लिए शिक्षण गतिविधियाँ, अलग से उनके लिए शिक्षण विधियाँ यूज़ की जाती थी। तो उन बच्चों में एक तरह से ये था कि ये बच्चे जो हैं अपने आप को समझते थे कि हम दूसरे बच्चों के समान नहीं हैं। तो इन विशिष्ट विद्यालयों में सिर्फ यही बच्चे होते थे। सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ इनको नहीं रखा जाता था। वैसे तो हम सब अपने आप में विशिष्ट ही हैं। कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य से मिलता जुलता नहीं है। मनुष्य दूसरे से भिन्न है ही, हर चीज़ में भिन्न है, उसका लेवल भिन्न है, सीखने का तरीका अलग है। तो धीरे धीरे क्या ये समझ पैदा हुई कि बच्चों के लिए जो है एकीकरण की भावना पैदा हुई। ये सोचा गया कि बच्चों को एक रखा जाए, सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ इन विशिष्ट बच्चों को रखा जाए। तो सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ जब इन बच्चों को रखा गया, तो ये कहा गया कि इनकी कक्षाएं अलग होनी चाहिए। तो क्या ये सही था? और पहले जो विशिष्ट विद्यालय थे उनमें ये कहा गया था कि एक स्वीकृत अपेक्षित स्तर तक इन बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों में रखा जाएगा और बाद में इनको सामान्य विद्यालयों में एडमिशन दे दिया जाएगा। तो क्या ये सही था? क्या यहाँ पे समस्या समाप्त हो जाती है? क्या ये विशिष्ट बच्चे अपेक्षित जो स्वीकृत स्तर है वहीं तक अपना कार्य संपन्न कर सकते हैं? क्या इनको सीधा सीधा हम सामान्य विद्यालयों में नहीं रख सकते? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरत हुई, आवश्यकता महसूस हुई समावेशी शिक्षा की। तो समावेशी शिक्षा के लिए जो हम सबसे पहले उसका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समावेशी शिक्षा का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं कि समावेशी शिक्षा आखिर है क्या। देखिए, समावेशी शिक्षा से इसको समझने से पहले हम ये जानेंगे कि समावेशन क्या होता है। समावेशन जो है, जब सभी विद्यालय सभी बच्चों के लिए या ऐसे कुछ विशिष्ट बच्चों के लिए कुछ ऐसे प्रयास करते हैं, तो उसको समावेशन कहते हैं। समावेशन समाहित कर लेना, अपने आप में समाहित कर लेना। तो जो विद्यालय हैं वो ऐसे विशिष्ट बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं, जो लिख नहीं पाते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, या जो शारीरिक मानसिक दृष्टि से विकलांग हैं, तो ऐसे बच्चों को जब ये विद्यालय अपने आप में समाहित कर लेते हैं, तो उन विद्यालयों में जब ये प्रक्रिया चालू की जाती है तो उसे हम समावेशन की प्रक्रिया का नाम देते हैं। तो इस समावेशन की प्रक्रिया में हम उन बच्चों को शामिल करेंगे जो बच्चे अपने आप में विशिष्ट हैं, जो सीख नहीं पाते, जो पढ़ नहीं पाते। देखिए, वैसे तो बच्चे हमने कई तरह के देखे हुए हैं, आपने भी देखे होंगे कि बच्चे जो हैं अपनी आर्थिक कमियों की वजह से या पारिवारिक हालत की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। तो कुछ बच्चे जैसे कि मंदिर के आगे बैठकर भीख मांग रहे होते हैं,
तो क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? क्या हम उनके शिक्षा के लिए कोई मतलब उनकी सहायता नहीं कर सकते? देखिए, सबसे पहली बात तो हम उन बच्चों को देखते हैं लेकिन हम उनको अवॉइड कर देते हैं, हमको देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हम जैसे कि बच्चे मंदिर के बाहर बैठे हैं, कुछ मांग रहे हैं, तो हम क्या उनको ये कह नहीं सकते कि आप फूल बेच लीजिए, मंदिर के बाहर बैठकर आप फूल बेचेंगे तो आपको कुछ पैसे मिलेंगे, और जैसे जैसे आप ये काम बढ़ाते जाएंगे तो आपके पास कुछ पैसे हो जाएंगे, आप शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। तो क्या ये सही नहीं है? क्या हम उनकी सहायता नहीं कर सकते? लेकिन हम करना चाहें तो हम ऐसे बच्चों की सहायता कर सकते हैं, सरकार भी कर सकती है और हम भी कर सकते हैं। सरकार तो कर ही रही है लेकिन हमें भी अपना ये योगदान देना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हम चलेंगे कि जो समावेशी शिक्षा है उसके लिए भारतीय शैक्षिक व्यवस्था में क्या प्रावधान किए गए। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में भी समावेशन के लिए प्रावधान किए गए हैं। देखिए, सबसे पहले जो है भारतीय शैक्षिक व्यवस्था में विविधताओं, असमानताओं को देखते हुए समावेशन की प्रक्रिया लागू की गई। देखिए, सबसे पहले इसमें हम चलेंगे पाठ्यचर्या में समावेशन। पाठ्यचर्या में समावेशन किस तरह से हो सकता है? देखिए, पाठ्यचर्या में समावेशन करने के लिए जो शिक्षक है वो पाठ्यक्रम को इस तरह से उसमें से टॉपिक निकाले, इस तरह से इजी टॉपिक निकाले, सरल टॉपिक निकाले कि जिससे कि सभी बच्चे जो है उसमें इन्वॉल्व हो सके और सामान्य कक्षाओं में, सामान्य विद्यालयों में उन बच्चों को एक समान शिक्षा दी जा सके। तो समावेशी विद्यालय का मतलब ही यही है कि उन बच्चों को एक ही कक्षा में बिठाया जाए, सामान्य बच्चों के साथ बिठाया जाए और पाठ्यक्रम भी उनको समान रूप से पढ़ाया जाए। तो उसके बाद जो है समय प्रबंधन में समावेशन। समय प्रबंधन में समावेशन करने के लिए समय सारणी तैयार करनी होगी। समय सारणी में हम पहले जैसे कि बच्चों से कठिन विषय उनको पढ़ा सकते हैं, उसके बाद कठिन विषयों को पढ़ाने के बाद बच्चे जो हैं ऊब जाते हैं, थक जाते हैं तो उसके बाद हम उनको सरल विषय पढ़ा सकते हैं और कुछ मनोरंजनात्मक गतिविधियाँ करवा सकते हैं जिससे कि बच्चों में जो है बोरियत भी ना हो और वे बच्चे जो है पढ़ने में इंटरेस्ट भी लें, ठीक है। उसके बाद है अधिगम गतिविधियों में समावेशन। तो अधिगम गतिविधियों में समावेशन के लिए सबसे पहले तो ये है कि अधिगम गतिविधियाँ जो हैं सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कठिन गतिविधियाँ करवाने लग गए तो बच्चों में रुचि खत्म हो जाती है, पढ़ने के प्रति रुचि खत्म हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, जो शिक्षक है उसको ये करना चाहिए कि जब जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, जैसे कि प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, उनके लिए सबसे पहले जो है सरल टॉपिक रखे जाए, जैसे कि कविता शिक्षण, कहानी शिक्षण, नाटक शिक्षण। हम इनके माध्यम से उनको पहले शिक्षित कर सकते हैं, उसके बाद हम उनको कठिन विषयों की ओर ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है विद्यालय संसाधनों में समावेशन। विद्यालय संसाधनों में जैसे कि खेल का मैदान है, तो खेल का मैदान उसको हम स्वच्छ रखें। विद्यालय की जिम्मेवारी बनती है कि खेल के मैदान को स्वच्छ रखा जाए, ठीक है। तो अगर उसको स्वच्छ रखेंगे तो बच्चों में उत्साह पैदा होता है खेलने के प्रति, ठीक है। उसके बाद जो संसाधन है विद्यालय के, उनमें वृद्धि करने के निरंतर प्रयास करते रहने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है सामुदायिक संसाधनों में समावेशन। सामुदायिक संसाधनों में समावेशन का मतलब ये है कि जो विद्यालय हैं वो अपने विद्यालय में जैसे कि सामुदायिक कार्यक्रम होते रहने चाहिए, तो जिनमें जो है सामुदायिक संसाधनों में हम उनको घर परिवार की भी जानकारी दे सकते हैं, जैसे कि समुदाय में रहकर या घर में जैसे कि कोई भी दाल है, कोई भी सब्जियां हैं, खाद्यान्न है, उनकी जानकारी अगर हम पहले उनको करवाने लगें तो उनमें इंटरेस्ट पैदा होता है। ऐसे बच्चों में इंटरेस्ट पैदा होता है कुछ जानने का, कुछ सीखने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं स्थानीय संसाधनों में समावेशन। स्थानीय संसाधनों में समावेशन का मतलब है कि हम ऐसे बच्चों को क्षेत्रीय भ्रमण करवा सकते हैं, ठीक है। उनको कहीं भी घूमने ले जा सकते हैं, उनको कोई भी जानकारी देनी है, जैसे कि चिकित्सा की जानकारी देनी है तो उन्हें हॉस्पिटल्स ले जा सकते हैं, हम चिकित्सालय में ले जाकर उन्हें तरह तरह की जानकारी दे सकते हैं। तो उसके बाद जैसे कि हम खेतों में जाकर उनको अलग अलग फसलों की जानकारी दे सकते हैं, और जैसे कि डाकघर ले गए, डाकघर में भी उनको जैसे कि हम पूरे एरिया की जानकारी दे सकते हैं, किस तरह से
तो ये जो है स्थानीय संसाधनों में भी समावेशन की प्रक्रिया लागू की गई है। तो बच्चों में हर तरह के सहयोग की प्रवृत्ति जो है पैदा की गई है। उसके बाद है शिक्षण रणनीतियों में समावेशन। अब शिक्षण रणनीति की बात आती है तो बात आती है शिक्षक की। तो शिक्षक जो है उसे चाहिए कि वो ऐसी रणनीति तैयार करे जो कि कक्षा में दोनों तरह के विद्यार्थी बैठे हैं, सामान्य भी हैं, विशिष्ट भी हैं, तो उन दोनों तरह के विद्यार्थियों के लिए उसके पास प्रॉपर रणनीति होनी चाहिए। एक ऐसी पाठ योजना उसे तैयार करनी चाहिए जो दोनों तरह के विद्यार्थियों को समझ में आने योग्य हो। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम सहभागिता में समावेशन करते हैं। सहभागिता में समावेशन करने के लिए हम ये है कि विद्यालय में जैसे तरह तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं, तो उसमें हम अपने माता पिता को, उनके बच्चों के माता पिता को इन्वॉल्व कर सकते हैं, बुला सकते हैं। तो अभिभावकों का और शिक्षकों का और प्रबंध समिति का आपस में जब मतलब मेल मिलाप होता है, चर्चा होती है, तो वहाँ भी कुछ अन्य सुधार के विषय निकल कर आते हैं। तो ये चीज़ें भी होती रहनी चाहिए, समावेशन के लिए ये भी जरूरी है। उसके बाद है शिक्षण सूत्रों एवं सिद्धांतों में समावेशन। शिक्षण सूत्र तो जैसे कि आप जानते ही हैं, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, जैसे कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इस तरह से हम जब बच्चों को उनके पूर्व ज्ञान से जांचने की कोशिश करें, उनसे पहले उनके पूर्व ज्ञान को जानने की कोशिश करें कि बच्चे जो हैं जो पहले से जानते हैं, अगर हम वहाँ से शुरू करते हैं तो बच्चे में कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। वो सोचता है कि मुझे तो पता है, मैं ये बात बता सकता हूँ, मैं ये क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। तो सभी बच्चे जो कक्षा में बैठे हैं, तो सभी को एक साथ लेकर आपको चलना है, सभी के स्तर को ध्यान में रखकर आपको पढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद है मूल्यांकन प्रक्रिया में समावेशन। तो जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में लास्ट जो समावेशन की बात कही गई है वो है मूल्यांकन प्रक्रिया में समावेशन। तो मूल्यांकन जो है सतत होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, और ये आवश्यक नहीं कि आप हर टाइम टेस्ट ही लेते रहें। आप निरंतर कोई भी आप लेसन पढ़ा रहे हैं, उसके जस्ट बाद आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, उनकी गतिविधियों को जांच सकते हैं, ये देख सकते हैं कि बच्चे ने कितना उस लेसन को समझा, कितना उस लेसन को समझा, जो मैंने पढ़ाया वो कितना पढ़ाया। ठीक है, तो उसकी समझ में आया या नहीं आया। तो एक बात और क्लियर करना चाहूँगी कि यहाँ पे जो मूल्यांकन प्रक्रिया होगी उसमें आप उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण ये चीज़ ना रखें। बच्चे में आत्मविश्वास कम होता है। आप ये कहें कि सब बच्चे एक समान हैं और आपके प्रश्नों का उत्तर जब दे रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंस के साथ ही देंगे। जब आप उनके साथ एक रिलेशन बनाकर चलेंगे, उनके साथ सहयोगी के रूप में चलेंगे, तो शिक्षक कभी भी अपनी जो शिक्षण कार्य है उसमें असफल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो रही भारतीय शिक्षा व्यवस्था की बात कि उन्होंने समावेशन के लिए क्या कहा। तो इसके बाद हम चलते हैं समावेशन की अवधारणा की। समावेशन की अवधारणा में हम यही कहेंगे कि ये ऐसे विद्यालय होते हैं जो सामान्य होते हैं, सामान्य बच्चों के साथ साथ जिनमें विशिष्ट बच्चों को साथ में रखकर पढ़ाया जाता है। इनकी कक्षाएं अलग नहीं होती हैं, इनको एक ही कक्षा में रखकर पढ़ाया जाता है और तरह तरह की गतिविधियां, रणनीतियां तैयार की जाती हैं जिससे कि सभी बच्चे समान रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है इनकी परिभाषाओं पे चलते हैं। समावेशन की जो शिक्षा की परिभाषाएं हैं वो आपको इस विषय से संबंधित PDF सेंड कर दी जाएगी, जिसमें इसकी आप सभी परिभाषाओं को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसके महत्व की। समावेशी शिक्षा का महत्व। समावेशी शिक्षा का महत्व देखिए, इसकी आवश्यकता क्यों हुई? इसीलिए हुई कि जो विशिष्ट बच्चे हैं उनको आगे लाने के लिए, उनके मन से निकालने के लिए कि वो किसी से भी किसी भी तरह से कम है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे आपको कहीं भी मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं, उदाहरण अपने सामने देख सकते हैं और ऐसे बच्चों के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो ये जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा का जो महत्व है उसमें सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जो पहला पॉइंट आता है इसमें वो ये आता है कि शैक्षिक वातावरण। बच्चों को सबसे पहले जो है
शैक्षिक वातावरण मिलता है। देखिए, जो विशिष्ट बच्चे हैं उनको अगर सामान्य बच्चों के साथ रखा गया है तो उनको शैक्षिक वातावरण मिलता है। उनको ये महसूस नहीं होता कि वो किसी से किसी भी तरह से कम है, उनमें हीन भावना नहीं आती। ठीक है, तो बच्चे जो हैं ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ वे फ्री माइंड होकर बाकी बच्चों के साथ खेलते हैं, पढ़ते हैं और अपना जो गृह कार्य है वो भी करते हैं, आराम से करते हैं। उन्हें कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, कोई किसी तरह के उनसे क्वेश्चन नहीं करता है, तो आराम से वो समावेशी शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बाद है कम खर्चीली। देखिए, समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है क्योंकि इनके लिए जितने भी संसाधनों की जरूरत होती है विशिष्ट बच्चों के लिए, वो समावेशी विद्यालयों में ज़्यादातर उपलब्ध ही होते हैं। तो इनके लिए जैसे कि अलग से टीचर की व्यवस्था करना या अलग से शिक्षण गतिविधियों की व्यवस्था करना, तो ये चीज़ें आपको अलग से करने की जरूरत नहीं होती है। आपको सामान्य विद्यालयों में इन चीज़ों की मतलब ये सहायता जो है मिल जाती है। इन बच्चों को जब सामान्य विद्यालयों में रखा जाता है तो इनका जो खर्चा है वो कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तीसरा है इसमें मानसिक विकास। देखिए, बच्चों में जो विशिष्ट बच्चे हैं उनको अगर सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है तो ये बच्चे नेचुरली इनका मानसिक विकास होगा, इनमें हीन भावना पैदा नहीं होगी और ये जो है अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखेंगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं, कुछ करके दिखा सकते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम ना कर सकें। ठीक है, चाहे वे किसी भी रूप में अक्षम हो। ठीक है, लेकिन फिर भी इनमें ये कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होता है कि ये कोई भी कार्य सरलता से बाकी बच्चों की तरह कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है सामाजिक विकास। देखिए, सामाजिक विकास में सामाजिक गुणों का विकास होता है। सामाजिक गुण जैसे कि दया, परोपकार, ठीक है, ये भावनाएं जब बच्चों के मन में पैदा होंगी तो जो सामान्य बच्चे हैं वो भी इन अक्षम बच्चों के साथ अच्छा बिहेव करते हैं। वो सोचते हैं कि ये बच्चे भी हमारी ही तरह हैं, भले ही इनमें कुछ कमियां हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से है, चाहे वो मानसिक रूप से है, लेकिन ये बच्चे हमारी ही तरह पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और आगे आ सकते हैं कुछ भी कार्य करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है सामाजिक गुणों का विकास भी समावेशी शिक्षा से संभव होता है, इसलिए इसकी जरूरत होती है क्योंकि इन बच्चों को ये महसूस नहीं होने देना है कि ये किसी से कम है, ये विशिष्ट हैं। उनको ये विशिष्ट का मतलब ही इनको जो है ये नहीं लगना चाहिए कि हम विशिष्ट मतलब दूसरों से अलग हैं, तो ये चीज़ इनके दिमाग से निकालनी है। ठीक है, तो इसके बाद जो है प्राकृतिक वातावरण। नेक्स्ट जो समावेशी शिक्षा का महत्व है या इनकी आवश्यकता क्यों है वो है प्राकृतिक वातावरण के लिए। ठीक है, प्राकृतिक वातावरण मिलता है इनको, सामान्य विद्यालयों में रहते हैं, सामान्य गतिविधियां करते हैं, ऐसे बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, टेस्ट भी देते हैं नॉर्मली, उनसे जो भी क्वेश्चन किए जाते हैं वो ये मतलब उसको आंसर वो दे सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जो हैं अपने आप को किसी से कम नहीं समझते, ये अपने आप को जो है इम्पोर्टेंस देते हैं, हीन भावना इनमें कम हो जाती है, एक नेचुरल एटमॉस्फेयर इनको मिलता है जिसमें इनको ये कोई भी लगने नहीं देता कि ये किसी भी तरह से अक्षम है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक वातावरण इनको मिलता है। इसके बाद जो है समानता का भाव। समानता का भाव जो है सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे, सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे जब एक साथ रहेंगे तो उनमें समानता का भाव तो नेचुरली आएगा। अगर विद्यालय ही उनके साथ भेदभाव करेगा, ठीक है, तो बच्चे तो करेंगे ही। बच्चों को तो वैसे ही ये लगता है कि हम ये कर सकते हैं और वो ये नहीं कर सकते हैं, तो ये भावना उनके दिमाग से निकल जाती है। सामान्य बच्चे विशिष्ट बच्चों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि उनके साथ किया जाता है। सामान्य बच्चों के साथ जिस तरह से हम बिहेव करते हैं वैसे ही सामान्य बच्चे विशिष्ट बच्चों के साथ बिहेव करते हैं। ठीक है,
तो इसके बाद जो है विशिष्ट बच्चों और सामान्य बच्चों के बीच में जो भेदभाव है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से समावेशी शिक्षा का अर्थ, अवधारणा और महत्व स्पष्ट कर दिया गया है कि इसकी आवश्यकता क्यों हुई। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी का जो टॉपिक है इसमें जो रह रहा है वो नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसकी जो PDF है आपको सेंड कर दी जाएगी। और आपको घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है। आज के लिए सिर्फ इतना है। थैंक यू।